क्लास 12th में जो आर्ट्स विषय से जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल साइंस से जो मुख्य क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं उनको जरा ध्यान से देखिए। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार 2026 में आने वाले हैं। लोकसभा और राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली कौन होता है बताएं। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही भारतीय संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय संसद का निर्माण ही होता है लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके भारतीय संसद का निर्माण होता है। इसमें सबसे पहला है धन विधेयक। तो धन विधेयक में केवल लोकसभा में ही इसको पेश किया जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता है। कोई भी धन संबंधित मामला होगा तो उसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती है, केवल सुझाव दे सकती है कि हाँ इसमें थोड़ा कम किया जाए या ज्यादा किया जाए, और वो ज्यादा संशोधन वगैरह कुछ भी नहीं कर सकती है राज्यसभा। लोकसभा इसमें अनुमति देती है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व। तो जो मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है वह लोकसभा के प्रति होता है। लोकसभा के प्रति ही सारे मंत्री उत्तरदायी होते हैं, और जब वो इस्तीफा देते हैं तो पूरी सरकार ही खत्म मानी जाती है। इसलिए लोकसभा जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्यसभा में कोई इस्तीफा देने से कोई भी सरकार गिर नहीं सकता है। जब तक कि लोकसभा में सारे लोग इस्तीफा नहीं दे दे तब तक इस्तीफा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव। ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कि सरकार के प्रति हमारा विश्वास नहीं है कि ये वेलफेयर का काम कर सकते हैं, तो जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वह भी लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में इसे नहीं लाया जाता है। अधिक सदस्य संख्या। तो राज्यसभा लोकसभा में सदस्यों की संख्या राज्यसभा से अधिक होती है, और इस कारण लोकसभा जनता का अधिक प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, इसलिए ज्यादा संख्या किसमें होती है? लोकसभा में। इसलिए लोकसभा का महत्व ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन करें। जैसे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो इनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है कार्यपालक शक्तियां। इसमें मुख्यमंत्री क्या करते हैं कि सारे व्यक्तियों को, सारे मंत्रियों को नियुक्ति करते हैं, विभिन्न पद देते हैं कि आप होम मिनिस्टर हैं, आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप हेल्थ मिनिस्टर हैं। ये सारे की बंटवारा जो है मुख्यमंत्री ही करते हैं। विधायी शक्तियां। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है और राज्य विधायी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को विधानसभा में प्रस्तुत करने का काम मुख्यमंत्री ही करता है। वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां में मुख्यमंत्री राज्य के बजट को तैयार करते हैं और उसे विधानसभा में पारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आखिर बजट जो है वित्त मंत्री पेश करते हैं, लेकिन इसको करते कौन है? मुख्यमंत्री द्वारा ही इसे पारित करवाया जाता है। नियुक्ति संबंधी शक्तियां। जो भी बड़े बड़े पोस्ट पर जिनकी भी नियुक्ति होगी वो किससे होगी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछ करके ही होगा। राज्यपाल भी पूछ लेते हैं कि हाँ इनको नियुक्ति किया जाए कि नहीं, ये सही व्यक्ति है कि नहीं। ये सारी जानकारी लेने के उपरांत ही राज्यपाल किसी को मंत्री या बड़े पोस्टों पर नियुक्ति कर सकते हैं। अन्य शक्तियां में आती है मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रवक्ता होता है और राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का सर्वे सर्वा होता है और वही सारे जनता का और मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व वही करता है। तो अगर यह इस्तीफा दे देते हैं या उनको कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो प्रयास है वो मुख्यमंत्री का ही काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये हमारे संविधान के भाग 4 से लिया गया है। ये तत्व सरकार की नीतियों का निर्माण करते हैं कि सरकार वेलफेयर का जनता के लाभ के लिए कौन कौन सा वर्क जो है करेगी।
इसके लिए वो मार्गदर्शन करते हैं और इसका उद्देश्य यह होता है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि वह एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। पहला है सामाजिक और आर्थिक न्याय। सामाजिक और आर्थिक न्याय में राज्य सरकार सबसे पहले यह सुनिश्चित करती है कि राज्य के सभी असमानता व्यक्ति, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक तौर पर समानता हो, सभी को बराबर करने का प्रयास करेगा। ठीक है, एक कल्याणकारी राज्य है। इसमें राज्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करेगा और कल्याणकारी राज्य में क्या दिया जाएगा? शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जिससे पूरे राज्य में कल्याणकारी व्यवस्थाएं लागू हो सके। फिर ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाएगा। थर्ड नंबर, इसमें राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान भी करता है। समान नागरिक संहिता, बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड, राज्य सभी नागरिकों को एक समान कानून के अंदर रहने का प्रावधान करता है, सभी को एक नजर से देखने का प्रावधान करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का यह भी कर्तव्य होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो शांति और सुरक्षा का प्रयास करेगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है और गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता आज के दौर में बताइए कि क्या किस हद तक ये सक्षम है। तो भारत, जैसा कि आप जानते हैं कि एक गुट निरपेक्ष सदस्य का भाग है, इसको नम्स के नाम से जाना जाता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, NAM। ठीक है, आज इसकी प्रासंगिकता पूरा जब वर्ल्ड विश्व युद्ध में घिरा हुआ है, पूरा वर्ल्ड ही युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, वहीं भारत अपनी गुट निरपेक्षता अपनाने के कारण आज भी भारत एक शांति और अच्छा देश बन करके अपने विकास पथ पर चलता रह रहा है। इसका एकमात्र श्रेय जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्षता को। इसमें विकासशील देशों का यह मंच है जिसमें कम जो विकसित देश है वो सभी लोग भाग लेते हैं और अपने विकास साझा करते हैं, अपने हितों को साझा करते हैं, अपनी चिंताओं को साझा करते हैं और सामूहिक रूप से समाधान करके उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र विदेश नीति। इसमें के जो सभी लोग शक्तियां होती है, महाशक्ति जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सभी देशों के बिना दबाव में आए ये अपना स्वतंत्र फैसला लेने में सक्षम होती है। वैश्विक मुद्दों पर प्रभाव, जब विश्व का मुद्दा होता है जैसे जलवायु परिवर्तन, वैश्विक मुद्दे, आतंकवाद और गरीबी, तो विकासशील देश अहम भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं। शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देना, ये जो गुट निरपेक्ष सदस्य हैं वो ज्यादातर जो अपने मसलों को जो है शांतिपूर्ण से ढंग से निभाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को शांतिपूर्वक सॉल्यूशन करना पसंद करते हैं। एक दक्षिण दक्षिण सहयोग है, इसमें जो है सभी सदस्य के बीच तकनीकी, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है। इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चीजों को भी बढ़ावा देने का काम गुट निरपेक्ष सदस्य अपने एक दूसरे देश के बीच में करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला परिषद के गठन और उसके कार्यों का वर्णन करें। तो जिला परिषद एक जिले स्तर की पंचायत जैसे होती है, जैसे गांव में पंचायत होती है वैसे ही जिला में भी एक पंचायत होती है जिसे जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। गठन, इसका निर्वाचित सदस्य जो होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा बनता है और इसका पदेन सदस्य ये पंचायत समितियों के अध्यक्ष जिला परिषद के सदस्य होते हैं। सांसद और विधायक, इसमें जिले के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य जिला परिषद के ही सदस्य होते हैं।
लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, वो जिला परिषद का सदस्य जरूर होता है। काम क्या क्या है इसका? तो विकास योजना, जिला परिषद जिले के लिए विकास योजनाएं बनाती है और उन्हें लागू भी करती है। ग्राम पंचायतों का समन्वय, तो पूरे ग्राम पंचायतों को समन्वय करके भी रखती है ताकि पूरा ग्राम पंचायत का काम पूरे जिला में पहुंचे और जिला के व्यक्तियों को क्या क्या चीज का जरूरत है वो फिर ग्राम पंचायतों को भी दें। सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन, अब बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चल रही है, तो जिला परिषद का यह कर्तव्य बनता है कि जो सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चल रही है उनको अपने जिले में लागू करने की जिम्मेदारी भी जिला परिषद की होती है। निधि का प्रबंधन, जो पैसे का प्रबंधन है, आवंटन निधि, ये पूरा समान रूप से किया जाता है ताकि शहर के प्रत्येक लोगों को समान रूप से धन उपलब्ध हो और सभी जगह विकास के काम जो है समान पूर्वक संचालित हो। नेक्स्ट है सामाजिक विकास, इसमें जिला परिषद शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों का भी काम जो है जिला परिषद करती है।